हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो मेरा टॉपिक होने वाला है, प्राइस अर्निंग रेशियो की हम बात कर रहे थे अपनी, है ना, वही कंटिन्यू चल रही है। लास्ट क्लास में मैंने आपको इन डिटेल प्राइस अर्निंग रेशियो समझा दी थी। एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको पैग रेशियो के भी समझाया, जिसको हम पीईजी, है ना, प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो बोलते हैं। देखिए, वो आपके सिलेबस में है नहीं, बस वो मैंने एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ा दिया था क्योंकि एक्चुअली में रियल लाइफ में वो रेशियो बहुत यूज होती है। हालांकि उसकी कुछ उस रेशियो के लेकर अपनी कुछ कंट्रोवर्सीज हैं एनालिसिस के बीच में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी, ठीक है। कहाँ डिस्कस करेंगे? सेक्शन ई जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा वहां पे आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि उस रेशियो को समझाने के लिए मुझे पहले आपको सेक्शन बी के कुछ कंसेप्ट और सेक्शन ई के, सीधी सीधी बात अगर मैं बोलूं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मुझे थोड़ा सा आपको पढ़ाना पड़ेगा, तब ज्यादा अच्छा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा वो, ठीक है। तो अभी बस मैंने आपको फंडामेंटल पढ़ा दिया, अपने माइंड में भी लॉक रखिए। और आगे जब हम सेक्शन बी सेक्शन सी पढ़ेंगे तो दोबारा इस रेशियो से हम मिलेंगे, कौन सी? पीईजी रेशियो से, ठीक है। चलिए, तो अभी तो खैर हम अपने जो हमारा मेन रेशियो है, जो हमारे सिलेबस में हम वो पढ़ते हैं, और इसका एक एग्जांपल अभी पढ़ लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला इसका पढ़ा दिया था। फॉर्मूले में इसकी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बहुत ही इसका सिंपल फॉर्मूला है। क्या है? एमपीएस अपॉन ईपीएस, है ना। लॉजिक मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि भाई साहब, अगर एक इन्वेस्टर मार्केट से एक शेयर खरीद के लेके आ रहा है ना, तो उस पर उसको कितना रिटर्न मिल गया। इसका वैसे इस रेशियो का लॉजिक ये नहीं है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं कि अरे आप खुद देखो ना, आप एक रेशियो, आप एक इन्वेस्टर हो, आप यही तो बोलोगे यार देखो, मैंने क्या कहते हैं, कंपनी का एक शेयर खरीदा। अब वो आपने कैसे भी खरीदा मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आपने या तो प्राइमरी मार्केट से खरीदा या सेकेंडरी मार्केट से नहीं खरीदा, डजेंट मैटर। कंपनी तो आपको आपको क्या है बेटा, आपने कंपनी से शेयर खरीद लिया या आपने सेकेंडरी मार्केट से खरीद लिया, कंपनी का क्या है, वो रजिस्टर में जो पुराना ओनर था उसका नाम काट के आपका नाम लिख देगी, अब आपको डिविडेंड देगी उसकी जगह, है ना। ऐसा ही है। तो आपने कहीं से भी शेयर खरीदा, फर्क नहीं पड़ता, कंपनी बस अब आपको शेयर का ओनर मानेगी और आप अब उस शेयर पे अर्निंग करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। जैसे आपने एक शेयर $50 से कंपनी से खरीदा, फॉर एग्जाम्पल कंपनी से आपने $50 का खरीदा, फर्क नहीं पड़ता। अब आप उसके मालिक बन गए, आप मालिक बन गए ना, तो आप मालिक बनोगे तो अब जितनी भी अर्निंग्स होंगी सारे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। अब वो अर्निंग्स कौन सी है वो सब मैं बता चुका हूं, आईएसी बोलते हैं उसको, है ना। तो जितनी भी अर्निंग्स होगी वो किसको होगी? कॉमन स्टॉक होल्डर्स को, जो मेन मालिक है शेयर होल्डर्स, उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो आपके एक शेयर पे डिवाइड में करेंगे तो एक शेयर पे कितना आ गया, मतलब आपने अगर किसी कंपनी का, इस कंपनी का अगर एक शेयर खरीदा है तो आपको एक शेयर के बदले कंपनी कितना अर्न करके दे रही है। मान लेते हैं आपने उसमें $5 कमा लिए। अब यहां पे जो मैंने शब्द बोला है, अर्न बोला है, ठीक है। इसका लॉजिक भी मैं बता चुका हूं। अर्न और एक्चुअली रिसीव में फर्क है। अर्न मतलब आपने एक्चुअली कमा लिया, मतलब आपके डैशबोर्ड में, आपका जो शेयर होल्डर्स पोर्टल है, जब आप उसको खोल के देखोगे कि भाई साहब मैंने अगर मैं कंपनी का शेयर होल्ड करके चलता हूं, एक शेयर होल्ड करके चलता हूं, तो उस एक शेयर में मैंने कितना कमा लिया, एक्चुअली कितना कमा लिया, इसे बोलते हैं अर्न करना। इसे बोलते हैं अर्न करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो डैशबोर्ड पे आपको दिख रहा है कि देखो आपने $5 कमा लिया, आप अपना जब बैंक अकाउंट खोलोगे वहां भी $5 क्रेडिट मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। आपने एक शेयर होल्डर, कंपनी ने अनाउंस करा कि आपको $5 का डिविडेंड मिलेगा, यहां पे है, यहां पे अगर आपको कंपनी बोल देती है मुंह से कि हम $5 का डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका मतलब अब आपके अकाउंट में $5 आ जाएंगे। तो अर्न कर लिया इसका मतलब ये नहीं है वो एक्चुअली भी रिसीव हो गया। एक्चुअली रिसीव का मतलब होता है डिविडेंड मिल जाना, ठीक है। जब कंपनी एक्चुअली में अपना पैसा आपको बांट देती है, वो होता है हाँ कि भाई अब मेरे पैसा अकाउंट में आ जाएगा। ये सब मैं आपको ऑलरेडी क्लास लेक्चर में समझा चुका हूं, ये तो बस कंटिन्यूशन चल रही है, ठीक है। तो ये तो क्या है, आप ये तो मोटा मोटा हिसाब आप लगाओगे कि भाई साहब कंपनी के पास इतना प्रॉफिट था, कितना $1 लाख का प्रॉफिट था, प्रॉफिट आ गया कंपनी के पास। अभी कौन खाएगा? मालिक लोग ही तो खाएंगे। कौन होते हैं मालिक लोग? इक्विटी शेयर होल्डर, कॉमन स्टॉक होल्डर्स। 1 लाख का प्रॉफिट है, नंबर ऑफ द मालिक कितने? 20,000, मतलब कितने? 20,000 शेयर होल्डर्स हैं, वो कितना प्रॉफिट खाएंगे? 1 लाख। तो एक शेयर के बुझोली में कितना आ गया? $5 ऐसे निकला ये, ठीक है, $5 ऐसा निकल गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपके अकाउंट में भी $5 आ गए, आपने कमाए हैं, आप मालिक हो, आपने कमा लिए। अब आपका पूरा हक है इस $5 का लेने का, लेकिन जरूरी नहीं है कंपनी इसको बांट दे। हो सकता है कंपनी इसमें से सिर्फ $1 बांटे, $4 क्या करेगी? $1 आपको बांट दे, इसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड दे देगी और बाकी $4 को क्या बोलेंगे? इसको रिटेन्ड करके रख लेगी, इसको रिटेन्ड करके रख लेगी, इसको कहते हैं रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। तो ये कंपनी की डिस्क्रिप्शन पे। चलिए, अब आपने जब कंपनी का शेयर होल्ड करके चला, आपने $5 कमा लिए, लेकिन अब थोड़ा रुको, अब आप क्या करोगे?
आदत है ना बेटा, हमको तो मिल गया खाना ठीक है, लेकिन आदत ये भाई दूसरे की थाली में कितना पहले ये भी देखेंगे। ये है, ये ह्यूमन नेचर है। अब आप क्या करोगे, हमको तो चलो $5 मिल गया, लगे अब जरा मार्केट में तो देख लें, मार्केट में इस एक शेयर पे लोग कितना कमा रहे हैं, ये भी तो देखें। आपने कंपनी का एक शेयर होल्ड करके चला, आप $5 कमा रहे हो ठीक है, लेकिन एक बार ये भी तो देख लें कि मार्केट में क्या हिसाब किताब चल रहा है भाई साहब। इस शेयर की वैल्यू मार्केट में कितनी चल रही है, आपने देखा मार्केट में तो $100 चल रही है भाई साहब। $100 मतलब अगर ये शेयर मैं मार्केट में जाके बेच दूंगा तो कितना अर्न कर लूंगा, $100। कंपनी कितना कमा के दे रही है शेयर पे, $5। तो मार्केट आपको इस शेयर पे कितना कमा के दे रही है, 20 टाइम्स। भाई मार्केट में वैल्यू 20 टाइम्स चल रही है। अब देखिए इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। देखिए हाई पी आई रेशियो, सॉरी हाई पीई रेशियो, यहाँ पे पीई रेशियो बहुत ज्यादा है। अगर आप थोड़ा दिमाग ध्यान से सुने, ये कुछ भी नहीं है बेटा। आप सोच रहे सर ऐसा थोड़ी ना होता है, $5 कंपनी कमा के दे रही है और मार्केट में 100 चल रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है सर। कंपनी से $5 कमा के दे रही है, अरे मार्केट में उस शेयर की इतनी वैल्यू है सर, $100 का वो शेयर मिल रहा है, $100 में आराम से बिक रहा है, और कंपनी सिर्फ आपको एक शेयर पर $5 कमा के दे रही है। हाँ बेटा पॉसिबल है ऐसा, जरूरी थी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, 50 होता है 50। टेक कंपनीज की बात करूं ना, अगर टेक कंपनीज जैसे सेमी कंडक्टर्स वगैरह बनाती हैं, ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग पे हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हो रही है, ये टेक कंपनीज की बात करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम वाली, इनकी अगर मैं बात करूं तो बेटा इनका ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री, ये वाली जो इंडस्ट्री है टेक इंडस्ट्री, ऑन एन एवरेज इनका 50 है पी रेशियो। ऑन एन एवरेज 20 तो बहुत लो मानते हैं, 20 तो अगर जो आपको बहुत ज्यादा लग रही है, एक्चुअली इन टेक कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा लो है ये। इनकी ऑन एन एवरेज 50 है, कुछ भी नहीं है। तो इसका रीजन है, अब ये रीजन क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी आपको अभी समझ में नहीं आएगा और हमारा टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह अगर हो जाती है तो उनके लिए ठीक है, 20 से 30 रेशियो ठीक है उनका है, क्योंकि उनके क्या होता है बेटा, प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है और उनका थोड़ा क्या कहते हैं, क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगी तो ईपीएस बढ़ जाएगा ना रेशियो। दूसरा एक रीजन और होता है उनका जो मार्केट गेम है, मार्केट सेंटिमेंट, जिससे मैंने आपको बताया, नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर्स, सॉरी नॉन अकाउंटिंग फैक्टर्स, वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए मैं अभी आपको जब समझाऊंगा क्यों टेक इंडस्ट्रीज की जो पीई रेशियो होती है वो इतनी ज्यादा होती है, इसका एक रीजन है, सबसे बड़ा रीजन इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स। मैंने आपको बताया था इमोशनल ट्रेडिंग एक कंसेप्ट है ना, ये वही वाला कंसेप्ट यहां पे लगता है। देखिए आप आजकल का अगर जमाना देखेंगे तो आपको तो पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग। ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ये मैं पार्ट 1 के सेक्शन एफ में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि आजकल जो जमाना चल रहा है वो इन चीजों पे चल रहा है। जो कंपनी एआई ड्रिवन है उसी में ही इन्वेस्टर्स पैसा लगाने का सोच रहे हैं, सब उन्हीं में ही लगा रहे हैं, एज कंपेयर टू दोस इंडस्ट्री जो अभी भी मैनुअल चल रही हैं या ऑटोमेशन रेजिस्टिंग है, ऑटोमेशन कर ही नहीं रही है। इसका रीजन ये है क्योंकि आगे जो टेक्नोलॉजी, आज आप देख लो हर जगह एआई 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 चल रहा है, तो आगे तो बिल्कुल ही एआई हो जाएगा। तो भाई साहब फ्यूचर जो होने वाला है वो एआई होने वाला है। तो जो कंपनीज एआई कर ही नहीं रही हैं, एआई को अडॉप्ट ही नहीं कर रही हैं, उन पे तो आपको इसका मतलब उनका मैनेजमेंट बिल्कुल ही खराब है। मैं आपको समझाऊंगा। पेस्ट एक होता है, एक कंसेप्ट है पेस्ट एनालिसिस, कैसे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर आपको आपकी कंपनी के ऑपरेशंस को बहुत बड़ा थ्रेट दे सकता है। बहुत बड़ा थ्रेट है ये, अगर आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को एडवांस नहीं कर रहे हैं तो वो कंपनी तो जल्द चली जाएगी, बस अभी के लिए भी थोड़ा बहुत सर्वाइव हो जाएगी। अगर वो ढीठ रहे, टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज नहीं हुई, तो वो तो बिल्कुल मार्केट से उड़ जाएगी। तो फ्यूचर उसका बिल्कुल, उसकी फ्यूचर अर्निंग्स कहां जाने वाली है, मार्केट स्टॉक क्या होने वाला है, क्रैश होने वाला है। तो उस पर कोई पैसा नहीं लगाने वाला। तो जो कंपनी एआई ड्रिवन है उसी पे तो इन्वेस्टर पैसा लगाएगा। तो आगे, क्योंकि अभी नहीं, आगे की सोच रहे हैं, तो इसलिए अभी के लिए पैसा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो शेयर सस्ता है ना, आगे तो बहुत महंगा हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या भेड़ चाल है, सारे के सारे इन्वेस्टर्स यहां पे लगाए जा रहे हैं, यहां पे लगाए जा रहे हैं। तो क्या हो गया, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई शेयर्स की, एआई वालों की, कि भाई साहब ये एआई कंपनी है, इस पे पैसा बहुत ज्यादा लगाओ, इसके शेयर्स खरीदो। तो डिमांड बहुत बढ़ गई, क्योंकि फ्यूचर इसी में है, इसकी अर्निंग नेक्स्ट लेवल बढ़ने वाली है, क्योंकि अब यही तो कंपनी आगे जाके एआई रूल करने वाली है। आगे सब अभी कुछ भी कोई लोग कर नहीं रहे, सिर्फ ये पहली कंपनी बनी है जो एआई के लिए लेके सीरियस है। तो लोग इसमें पैसा लगाएंगे क्योंकि फ्यूचर क्या है, एआई है। तो इस पे पैसा लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन सप्लाई तो शॉर्ट है ना। इस कंपनी ने जो अपने स्टॉक मार्केट में निकाले हैं उसकी जो सप्लाई है वो तो कमी है। इकोनॉमिक्स के रूल के हिसाब से सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, तो प्राइसेस क्या होंगे, शूट हो जाएंगे। इसकी वजह से इसका मार्केट प्राइस बहुत इंक्रीज हो जाएगा, और इसका मतलब न्यूमरेटर अमाउंट एफपीएस इंक्रीज होता चले जाएगा। अगर ईपीएस कम है तो, ईपीएस कम हो तो भी चलेगा, लेकिन इनका मार्केट प्राइस एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़ता है।
मैन्युफैक्चरिंग के केस में उल्टा है, उनका ये वाला बढ़ता है, एमपीएस कांस्टेंट रहता है, ज्यादा इनका चढ़ जाए एज कंपेयर टू टेक इंडस्ट्री, उनका एमपीएस इतना नहीं चढ़ता जितना ईपीएस चढ़ता है। ये रीजन है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आपके केस में मैंने बता दिया, लेकिन आपके वैसे इतना रेलेवेंस नहीं था, लेकिन थोड़ा सा अगर रियल लाइफ से टच होके पढ़ोगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था फंडामेंटल एनालिसिस, पीई रेशियो इज द बेसिक ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। अरे हर एक एनालिसिस जो अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी में फंसाना चाहता है, पीई रेशियो के बिना डिसीजन लेता ही नहीं। आपको ऐसा आपके सिलेबस के हिसाब से फिर पीई रेशियो, और अभी आप जब बाहर जाएंगे जैसे पी पैग रेशियो भी वो कंसिडर में करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है वैसे वो, ठीक है। चलिए, कंपनी ए एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। करंट स्टॉक प्राइस मतलब इसका जो मार्केट प्राइस चल रहा है कंपनी ए का, वो $50 चल रहा है। मतलब अगर आपको इसका मार्केट से सेकेंडरी मार्केट से अगर आपको इसका शेयर खरीदना है, स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदना है कंपनी ए का, तो $50 देने पड़ेंगे। अच्छा, अर्निंग पर शेयर मतलब अगर आपने कंपनी का शेयर कहीं से भी खरीद रखा है, फर्क नहीं पड़ता, कंपनी आपको एक शेयर के बदले कितना कमा के दे रही है? $5। कंपनी आपको एक शेयर के बदले कितना कमा के दे रही है? $5 कमा के दे रही है। ओके, तो कंपनी आपको कितना कमा के दे रही है? $5। लेकिन अगर आप यही शेयर मार्केट में जाके बेचोगे, कितना कमा सकते हो? $50, क्योंकि मार्केट प्राइस कितनी चल रही है? $50। तो कितना टाइम्स कंपनी से मार्केट आपको कमा के दे रही है? मार्केट आपको कितना टाइम्स कमा के दे रही है कंपनी से? 10 टाइम्स। सिंपल है। तो ये देखो निकल के आ गया 10 टाइम्स। 10 टाइम्स। कंपनी बी की थोड़ी बात करते हैं। कंपनी बी की मार्केट प्राइस क्या चल रही है शेयर की? भाई साहब $150 चल रही है। $150 मतलब अगर आपके पास इस कंपनी का शेयर है और आप इसको मार्केट में जाके बेचना चाहते हो, तो आपको कितने मिल जाएंगे? $150। कंपनी लेकिन आपको उस पर कितना कमा के दे रही है? $5। देख लो, कंपनी आपको सिर्फ $50 कमा के दे रही है, $5 कमा के दे रही है, लेकिन मार्केट आपको कितना कमा के दे रही है? $150। कंपनी आपको एक शेयर में कितना कमा के दे रही है? $5। मार्केट कितना कमा के दे रही है? $150। तो भाई साहब 30 टाइम्स मार्केट आपको ज्यादा कमा के दे रही है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अभी ये जितना भी सब लिखा है अभी देखेंगे। अब थोड़ा एनालिसिस पे आइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक एनालिसिस करना सिखा रहा हूं कि कैसे आप एक प्राइमा फेशियल देख सकते हैं कि भाई साहब क्या गड़बड़ा मामला है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आप ईपीएस पे अगर गौर करें तो दोनों कंपनी, चाहे वो ए हो बी हो, अरे इररेलेवेंट है, अभी एक सेकंड के लिए सोचो, इररेलेवेंट है मार्केट प्राइस। अरे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है मुझे नहीं जानना, मुझे ये जानना है कंपनी के अर्निंग्स कितने हैं एक शेयर के बदले। अगर मैं कंपनी ए का स्टॉक होल्ड करके चलता हूं, तो वो कंपनी ए मुझे उस शेयर के बदले कितना अर्न करके दे रही है। और अगर इस कंपनी बी का मैं स्टॉक होल्ड करके चल रहा हूं, तो वो मुझे कितना अर्न करके दे रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें बेटा, तो यहां दोनों के केस में $5 ही कमा रहे हो। इररेलेवेंट है, अभी भी कह रहा हूं, मार्केट प्राइस क्या चल रहा है फर्क नहीं पड़ता। अभी ध्यान से देखो ईपीएस कितना है, दोनों के केस में $5 है। अब अगर आप देखो मार्केट प्राइस से लिंक करके, तो आप शॉक हो जाओगे। शॉक मतलब कंपनी ए के केस में आप $5 कमा रहे हो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप $5 कमाना चाहते हो, सोचो आपका मन में आया यार मुझे $5 कमाने हैं, तो इस कंपनी ए के केस में अगर आप $5 कमाना चाहते हो, तो अगर आप मार्केट का इसका शेयर खरीद के लेके आओगे, तो कितने में मिल जाएगा आपको? अगर आप मार्केट से इसका शेयर खरीद के लेके आओगे, कितने का मिल जाएगा? $50 का मिल जाएगा। आप जब इसका $50 से मार्केट का शेयर खरीद के लेके आ गए, तो आपके पास स्टॉक आ गया। अब स्टॉक आ गया तो अब आप मालिक बन जाओगे। आप मालिक बन जाओगे तो कंपनी आपको उस पर कमा के देगी कितना? $5। $5 कमा के दे रही है। मतलब इस $5 को कमाने के लिए आपका सिर्फ कितने का खर्चा हुआ? $50। लेकिन कंपनी बी के केस में अगर आप कंपनी बी से $5 कमाना चाहते हो, दोनों केस में $5 है, कंपनी बी से $5 कमाना चाहते हो, यहां पे आपको अपने जेब से कितने खर्चने पड़ेंगे? $150। आपके पास स्टॉक है ही नहीं, आपने कहा कि मुझे कंपनी बी से $5 कमाने, बस $5 कमाने हैं, चाहे कंपनी ओ हो कंपनी बी हो। आपने कहा चल कंपनी बी को ट्राई करते हैं, तो आपको उसका शेयर खरीदना पड़ेगा। अब कंपनी ए, आपने कंपनी बी को बोला मुझे अपना शेयर दे दो, कंपनी बी ने कहा हम अभी शेयर नहीं निकाल रहे, हमें अभी पैसों की जरूरत नहीं। तो आपने कहा कहां से खरीदो? आपने कहा चल स्टॉक मार्केट से खरीद के लेके आता हूँ। स्टॉक मार्केट से तो मार्केट प्राइस से खरीदना पड़ेगा। तो मार्केट प्राइस कितना चल रहा है स्टॉक बी कंपनी बी का? $150। आपने $150 खर्चे, स्टॉक आ गया आपके पास। अब आप स्टॉक होल्ड करके बैठे हो, तो कंपनी ने देखा अच्छा इसके पास स्टॉक है, तो उसने अपने रजिस्टर में आपका नाम लिख दिया, तो अब आप ओनर हो गए। अब आप ओनर हो गए तो कंपनी अब आपको उस शेयर पर कमा के देगी। उसने कितना कमा के दिया? $5।
अब आपने कहा है $150 खर्च करे, कमाया कितना? $5। आपने अपने पड़ोसी को देखो जो आपका दोस्त है, आपने देखा यार वो भी $5 कमा रहा है, मैं भी $5 कमा रहा हूं, लेकिन लागत का फर्क है। आपने $150 खर्च करके सिर्फ $5 कमाए, लेकिन उसने सिर्फ $5 खर्च के $5 कमा लिए। दोनों ने सेम अर्निंग कमाई है, आपने भी $5 कमाए, उसने भी $5 कमाए, लेकिन उसने सस्ते में सस्ते बस $50 खर्च करे, $5 कमा लिए। आपने बेटा उसके 3 टाइम्स खर्च करा है, तब जाके आपने $5 कमाया। तो एक्चुअली इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप अगर देख रहे होगे, थोड़ा सा गड़बड़ मामला है। लेकिन ये तो एक स्टोरी है, मैंने आपको बताया दोनों की लिमिटेशन है, ये एक वन ऑफ द लिमिटेशन है हाई पीई रेशियो की, ये एक लिमिटेशन है। लेकिन अब इसमें एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू भी है, इसका क्या? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। अरे छोड़ो ना अर्निंग को, अरे आप उसको क्या बोलोगे, कोई नहीं यार अर्निंग क्या है, हमको अर्निंग से वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे दो धारणाएं हैं, दो लोग हैं। वो लोग कहते हैं देखो ईपीएस हमने ज्यादा खर्च करा, गड़बड़ है, ये तो उसने तो सस्ते में ले लिया। ये एक सेक्ट ऐसा है जो ऐसा सोचती है, लेकिन एक और है जो एक विचारधारा दूसरी रखते हैं। कौन से लोग हैं? वो कहते हैं अभी ईपीएस छोड़ना, अभी ईपीएस को तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता। आप अब ईपीएस को लेकर इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? ईपीएस आपको एक्चुअली मिल गया, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, ईपीएस क्या है? अर्निंग। मतलब आपने इतना अर्न कर लिया, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया क्या? $5। जिसको लेके आप इतना सीरियस हो रहे हो, $5 आपके अकाउंट में ये एक्चुअली भी $5 आया? जरूरी तो नहीं है। मैंने आपको बोला था एक्चुअली अर्न में और एक्चुअली रिसीव्ड में, एक्चुअली रिसीव्ड को डिविडेंड बोलते हैं। आपने $5 अर्न कर लिया, ये तो आपके डैशबोर्ड में दिख रहा है सिर्फ, हाँ मैंने $5 एक शेयर पर अर्न कर लिया, लेकिन आपके अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में $5 आया क्या? नहीं आया ना। तो फिर इतना सीरियस क्यों हो रहे हो उसको लेके? ईपीएस को लेके इतना सीरियस क्यों हो रहे हो कि देख तूने तो $5 कमाया? तो आप उस ए को यही बोलोगे कि भाई ठीक है तूने $50 खर्च किए, $5 कमा लिया, लेकिन मुझे एक बात बता, तेरे अकाउंट में $5 आ गया क्या? वहां उसकी बोलती बंद होगी, उसने कहा नहीं नहीं आया। हाँ, तो रेलेवेंट क्या हुआ? एमपीएस रेलेवेंट हुआ। अबे तू अपना मार्केट में अगर शेयर बेचने जाएगा सिर्फ $50 ही मिलेंगे तुझे। मैं अगर मार्केट में बेचने जाऊंगा $150 मिलेगा, $150 तेरे से 3 टाइम ज्यादा मिलेगा। लेकिन अर्निंग्स का क्या अचार डालें? $5 तो बेटा अर्न करा है, जरूरी थोड़ी ना अकाउंट में आ गया, अभी थोड़ी ना। तो फिर इसको लेके इतना सीरियस क्यों हो रहे? तो ये दो धारणा है, ऐसे एक विचारधारा ये लेके घूमती है कि भाई साहब ये देखो हमने तो $5 कमाया, सस्ते में सस्ता खर्च करके, तू तो $150 करके $5 कमा रहा है। दूसरा इसको पॉजिटिव एंगल पे ले, उसने कहा कोई नहीं भाई, $5 इज अर्निंग, जरूरी नहीं है तेरे अकाउंट में क्रेडिट आ गया, हो सकता है तुमको बस दिखा दिया दूर दूर से, ये देखो कंपनी ने, तुमने इतना अर्न कर लिया, लेकिन तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं करा, दोबारा कंपनी ने उस प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट कर दिया, रिटेन्ड करके रख लिया सस्टेनेबिलिटी के लिए। लॉजिक समझ रहे हो? ऐसे तो दो चीजें। तो आपको ज्यादा सीरियस, तो मैं आपको ये एनालिसिस बता रहा हूं बेटा, ज्यादा आपको मैं आपको यही सिखा रहा हूं, इमोशनल होके नहीं करना इन्वेस्टिंग। आपको दोनों चीजें समझनी पड़ेंगी और आप कहां लाए करते हो वो समझना पड़ेगा। अभी ये तो मैंने इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू बताया, अब थोड़ा सा कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी देख लेते हैं क्या है पे बैक पीरियड। अब ये पे बैक पीरियड का कंसेप्ट क्या है? सेक्शन ई का कंसेप्ट है। देखिए अगर बिल्कुल लेमैन भाषा में बोलूं, पे बैक मतलब आपने किसी को पैसा दिया, वो कितने टाइम में पैसा वापस आ जाएगा, इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पे बैक पीरियड। मतलब आपने सोचो किसी को लोन दे दिया 6 महीने के लिए, तो आपको पता है आपका पैसा कितने टाइम में वापस आ जाएगा? 6 महीने के लिए, 6 महीने में, तो इसे कहते हैं पे बैक पीरियड। मतलब पे मी बैक, कितनी जल्दी आपके पास बैक आ जाएगा आपकी वो पे। ठीक है, अगर कंपनी इस ए की बात करें, अगर हम ए की बात करें, अगर अगर कंपनी को आपका पैसा इस इन्वेस्टर को लौटाना पड़े, फॉर एग्जाम्पल इसने इसने कितने पैसे खर्च करके कंपनी का शेयर खरीदा, कंपनी ए की बात कर रहा हूं, एक इन्वेस्टर ने इस कंपनी ए का शेयर खरीदने के लिए कितने पैसे खर्च करे? बोलो ना। $50 खर्च करे ना, अरे मार्केट प्राइस से खरीदा ना इसने, अगर तो इसने $50 खर्च करे। अगर इस कंपनी को $50 रिटर्न करने पड़े, तो ये कितने साल लगा देगी रिटर्न करने में? सर कैसे पता करें? पता कर सकते हो ना, कंपनी इसको एक शेयर में कितना कमा के दे रही है? $5। कंपनी, अब ये इसने मार्केट प्राइस से शेयर खरीद लिया $5 में और $50 में, तो ये एक शेयर का मालिक बन गया। अब कंपनी ने इसको एक शेयर के बदले कितना कमा के दे दिया? $5। और अगर हम अज्यूम करें, यहां पे मैं अजम्पशन ले रहा हूं, मैंने वर्ड बोला अजम्पशन, अज्यूम करता हूं इस कंपनी का ग्रोथ रेट 0%। ग्रोथ रेट मतलब अभी ये बस $5 कमाती रहेगी हर साल, इसको एक शेयर पे कितना कमा के देगी? $5।
मतलब इसकी हर साल की जो अर्निंग्स है वो कांस्टेंट है, सीधी बात बोलूं कांस्टेंट है। मतलब इस साल भी इसने एक शेयर किसको $5 कमा के दिया, दूसरे साल भी इसने इसको $5 कमा के दिया, तीसरे साल भी इसको $5 कमा के दिया, ऐसे है। तो ऐसे अगर कंपनी इसको पैसा रिटर्न करने लग गई, पांच पांच डॉलर दे के, ये ले $5, फिर दूसरे साल $5, तीसरे साल $5, और रिटर्न कितना करना, $50। क्यों? क्योंकि इसने कितना इन्वेस्ट करा कंपनी में, $50। अरे इस बेचारे का तो $50 लग गया ना। तो अगर एक इन्वेस्टर ये चाहता है, भाई साहब मैंने अपनी कंपनी में कितना पैसा घुसा दिया, $50 लगा दिया, और कंपनी मुझे कितना क्या कहते हैं, मैंने उल्टा लिख दिया। ये इन्वेस्टर तो ये सोचेगा, भाई साहब मैंने अपना $50 इस कंपनी में लगा दिया, तो ये इन्वेस्टर तो ये देखेगा ना, कॉस्ट आप देखते हो ना, आपने किसी पे कॉस्ट लगाई कितने टाइम में रिकवर्ड हो जाएगी, तो आप उसमें बेचारे की कितनी कॉस्ट है, $50, और उस कॉस्ट के बदले कंपनी किसको कितना कमा कमा के दे रही है हर साल, $5। भाई साहब 10 साल लग जाएंगे कंपनी को इसका पैसा रिटर्न करने में। यहाँ पे पे बैक पीरियड कितना है, 10 साल। लेकिन अगर हम कंपनी के बी के केस में देखें तो भाई साहब यहाँ तो पे बैक पीरियड और भी ज्यादा है। कैसे? इस इन्वेस्टर ने इस कंपनी के शेयर में अपने कितनी कॉस्ट लगी, एक इन्वेस्टर को अगर कंपनी बी का शेयर खरीदना है, कितने शेयर का डॉलर्स में मिलेगा, $150 में। तो यहां पे इस बेचारे की कितनी कॉस्ट लग गई, $150, और यहां पे कंपनी बी कितना अर्न करके दे रही है एक शेयर पे, $5। तो भाई साहब यहां पे 30 साल लग जाएंगे कंपनी को देने में। तो ये भी एक लिमिटेशन है, इन्वेस्टर अगर देखे ध्यान से, एक ये वन ऑफ द लिमिटेशन है, पे बैक पीरियड बहुत ही ज्यादा होता है हाई पीई रेशियो वाले केस में। आप क्यों? क्योंकि कंपनी तो आपको कांस्टेंट, अगर अज्यूम करें कांस्टेंट अर्निंग है, मैंने यहां पे शब्द बोला कांस्टेंट, ये केस तब पॉसिबल है जब कांस्टेंट अर्निंग है। अगर ग्रोथ रेट है तो फिर अलग मामला है, फिर यहाँ पे फिर आप ये वाली चीज यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, ये जो मैंने आपको बताया, फिर हम यहाँ पे पीईजी रेशियो यूज करेंगे, ठीक है, पेग रेशियो, वहां पे ग्रोथ रेट के साथ पीई रेशियो को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मैं कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूं, ये आपके थोड़ा सा एडवांस लेके चल रहा हूं जो आपके सिलेबस में है। बेटा सिलेबस में आपको तो क्या बस फॉर्मूला पढ़ा दिया, एग्जांपल पढ़ा दिया, 2-3 लिमिटेशन, 2-3 बेनिफिट, हो गया काम। इससे ज्यादा क्या पढ़ाऊं? मैनेजमेंट लेवल पढ़ाना है, थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस, ताकि जब रियल लाइफ में करो चीजों को समझ सको, उस लेवल पे करना है, ठीक है। इससे अच्छा अब आपको मैं और बताऊं, अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यूएशन का केस आपको पता चलेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो कंपनी बी का जो शेयर है थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। देखो अरे इसमें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं थी, ये तो आपको खुद समझ जाना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो, दोनों कंपनी कितना अर्न करके दे रही है, $5, $5 करके दे रही है ना। लेकिन कंपनी बी के केस में सिर्फ $5 अर्न हो रहा है, लेकिन मार्केट प्राइस $150 है। भाई मार्केट में अर्न कितना हो रहा है, $150, मतलब मार्केट में इसका शेयर बेचेंगे कितना मिल रहा है, $150। कंपनी कितना कमा के दे रही है, $5। लेकिन इसका मतलब कंपनी सिर्फ $5 कमा रही है, लेकिन मार्केट में इतना बोलबाला है कि भाई साहब $150। कुछ अजीब सी बात नहीं है बेटा। आप अगर अपने इन्वेस्टर को अपनी जगह इन्वेस्टर को रख के देखो तो आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो जाओगे कि यार मैंने कंपनी का शेयर खरीद रहा है, सिर्फ $5 कमा के दे रही है, लेकिन मार्केट में 30 गुना ज्यादा कमा के दे रही है, $50। ऐसा क्या है भाई? मार्केट में जब इतना ही बोलबाला है, लोग इतना ही पागल हो रहे हैं कि $150 का शेयर बिक रहा है, तो कंपनी में ऐसा क्या है कि कंपनी इतना नहीं कमा पा रही? इसका मतलब मार्केट में इसका शेयर को ज्यादा हाइप करके रखा है। देखिए यही फैक्टर है, यही ये दिमाग लगाओ। एमपीएस अपॉन ईपीएस फॉर्मूला होता है, ईपीएस जो $5 है, वो जो आप कह रहे हो $5, $5 यार, ऐसा क्यों? अरे वो अकाउंटिंग है, accounting cost are yeah, only monetary factors are considered while computing EPS। लेकिन ऊपर वाला अमाउंट जो है वो एमपीएस है, मार्केट है, और जब शब्द मार्केट आ जाता है तो इकोनॉमिक्स गिफ्ट के साथ आ जाता है, गिफ्ट में आ जाता है। आपने शब्द मार्केट एक बार यूज कर लिया तो अकाउंटिंग आप साइड में रख देना, वहां पे इकोनॉमिक्स आ जाती है। फिर अब इकोनॉमिक्स आ जाएगी, फिर तो बेटा वहां पे नॉन मॉनिटरी फैक्टर भी कंसिडर्ड होंगे। अरे क्या से? स्पेकुलेशन, हाइप, इमोशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स, ये सब भी तो इंक्लूड होंगे। पॉलिटिकल न्यूज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, ये सारी की सारी चीजें आपको पता है स्टॉक मार्केट को इफेक्ट कर देती हैं। तो स्टॉक मार्केट इफेक्ट होगा तो क्या उसके अंदर की जो चीजें हैं, क्या स्टॉक प्राइसेस, स्टॉक्स चेंज नहीं हो जाएंगे? स्टॉक सेक्शन बी में पढ़ाऊंगा मैं आपको ये क्या होता है सब। सिंपल कंसेप्ट है बेटा। तो मार्केट, आप एक कंपनी का शेयर लेके बैठो, से $5 झोली में मिल रहा है, लेकिन मार्केट में तो $150 कमा रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है ये तो हाइप है। क्योंकि असलियत तो बेटा तब पता चलेगी जब आप कंपनी के अंदर आओगे, कंपनी के अंदर जाके देखा तो भाई साहब $150 ही मिल रहा है। मतलब ये तो वही बात हो गई, अंदर ही अंदर इज्जत, मतलब जब घर में है तो बेटा इज्जत तो यूं ही है, लेकिन बाहर जा रहा है तो सभी हाथ मिला रहे हैं।
मार्केट में तो बहुत ही बोल वाला है इस कंपनी के शेयर का, लेकिन घर में आया तो बेटा इस कंपनी की तो बिल्कुल चिल्लर वैल्यू है, $5 वैल्यू है। इसका मतलब जरूरी नहीं है, इसका मतलब क्या है, हाइप है, नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स की वजह से, इसकी वजह से ये वैल्यू है, इसका मतलब ओवर वैल्यूड है, सीधी सीधी बात है, ओवर वैल्यूड कुछ ज्यादा ही करके रखा है, बोल रखा है ना, अरे इनको ज्यादा हाइप बना के रखी। कंपनी ए के केस में देखिए, कंपनी बी के कंपैरिजन में तो हाइप इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो बेचारा $5 कमा रहा है, मार्केट में वैल्यू भी उसकी 50 ही चल रही है, ज्यादा नहीं चल रही। अरे वैसे उसकी भी ज्यादा है, 10 टाइम्स है, अगर आप घर में जाओगे तो सिर्फ 5 है, लेकिन मार्केट में $50 बिक रहा है। लेकिन अगर कंपनी बी के कॉन्ट्रास्ट में देखें तो ओवर वैल्यूड नहीं है, फिर ठीक है, कंपनी बी को ज्यादा ही ओवर वैल्यूड है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इससे अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन भी पता चल जाता है। लेकिन बेटा मेरी बात सुनो, हायर पीई के मैंने आपको कुछ डिसएडवांटेजेस बता दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इसके एडवांटेजेस नहीं है। अरे इसका फ्यूचर आप ये भी तो देखो, मैंने बोला ना, दो लोग होते हैं, एक तो या तो वो हर चीज के डिसएडवांटेज निकालेंगे, लेकिन दूसरे होते हैं जो इसका पॉजिटिव भी लेते हैं। वो बोलेंगे भाई साहब कोई नहीं, कंपनी ने सिर्फ $5 कमाया है, $150, क्यों क्यों है न्यूमरेट, क्यों है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स की वजह से, इकोनॉमिकल फैक्टर्स की वजह से वो बढ़ रहा है, यही तो प्लस है, फिर तो ये प्लस है। यहां पे मैनिपुलेट कर सकते हैं चीजों को, देखो अकाउंटिंग को मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे ऑडिट है, लेकिन मार्केट में तो कर सकते हैं। आप मार्केट में हाइप फैला सकते हो अपनी शेयर्स की, बेटा यहां पे चीजें हो जाती हैं। अरे आपको मार्केट शेयर ही तो बढ़ाना है, बहुत चीजों से बढ़ जाएगा, आप एक चीज अनाउंस कर दो, कंपनी चीज अनाउंस कर रही है, देखो हम अब ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर पा रहे हैं, अब लेवरेज लेना। अरे इसका मतलब ये नहीं आप यूं नकली झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी को झूठ बोल रही है मार्केट हाइप फैलाने के लिए, कि इन्वेस्टर सोचेगा हम एक झूठ बोल देते, देखो हम तो इंटरनेशनल ऑपरेशंस ले जाने वाले हैं, हम ग्रोथ करने वाले हैं, झूठ फैला दिया तो इन्वेस्टर सोचेंगे अरे ऐसा है, मार्केट में हाइप फैल जाएगी, लोग पागल हो जाएंगे शेयर खरीदने के लिए। लेकिन जब बाद में पता चलेगा ये तो झूठ बोल रही है, तो ट्रस्ट लूज हो जाएगा, ये शेयर आया वाली बात हो जाएगी। तो मार्केट हाइप आपके हाथ में, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। आप यहाँ पे क्योंकि एक अकाउंटिंग में तो आप चीजें आपके हाथ में नहीं है बेटा, वहां तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब आपको सच में ही प्रॉफिट कमाना पड़ेगा अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। लेकिन मार्केट प्राइस में आप थोड़ा बहुत लेवरेज ले सकते हो चीजों का, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपका साथ दे देती है नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स, ठीक है, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ओके, तो इस चीज का पॉजिटिव भी लेते हैं लोग, तो उन्होंने कहा भाई साहब मार्केट प्राइस तो बढ़ रही है, अरे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रही है, सीधी बात भाई। अब हमारा वो पुराने दिन गए जब आप जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हुआ करती थी, अब है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब हमारा जो टारगेट है मेन, वो है वेल्थ मैक्सिमाइज करना। तो भाई साहब क्या यहाँ पे आपको दिख नहीं रही शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है, सीधी सीधी बात है। इसलिए तो ये सब मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा दिया। अब एक बार रीडिंग करते हैं। बेस्ड ऑन द पीई रेशियो अलोन कंपनी ए अपीयर्स टू बी चीपर स्टॉक। आपको लग रहा है, सीधी सीधी बात है भाई साहब, वहां पे $50 दे के $5 कमा रहे हो, कंपनी बी में तो $150 दे के $5 कमा रहे हो, ठीक है। यू आर गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, द पीई रेशियो ऑल्सो गिव्स अ रफ आइडिया ऑफ हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर द कंपनी टू पे यू बैक, इसको पे बैक पीरियड बोलते हैं। योर इन्वेस्टमेंट थ्रू इट्स अर्निंग, इन दिस केस इट वुड टेक 10 years, और यहाँ पे 30 years दूसरे केस में। हाउएवर बेटा, अब इतना तो मैंने आपको सुना दिया, अब थोड़ी एडवांटेजेस भी देख लेते हैं। हाई पीई रेशियो के, लो पीई रेशियो के आपने देख लिए, लो पीई के एडवांटेजेस देख लिए, क्या लो पीई के सिलेबस में आ सकते हैं, देखो आपका कहीं लिखा नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन एग्जामिनर ने पूछ लिया आपके ऐसे में, बताओ लो पीई रेशियो, जो कि आ चुका है आपके ऐसे भी क्वेश्चन में, कि बताओ लो पीई रेशियो के क्या एडवांटेजेस हैं। कहीं स्टडी मटेरियल में नहीं है, दिमाग लगा के लिखना है, मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है यहाँ पे। क्या है, चीपर होता है, लो पीई रेशियो क्या होता है, चीपर होता है एज कंपेयर टू द हाई पीई रेशियो। दूसरा क्या, पेबैक पीरियड कम होता है इन्वेस्टर के लिए, ठीक है। हाई पीई रेशियो के एडवांटेजेस आप लिख सकते हो कि वहां पे फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है, बहुत चीजें हैं, ठीक है। Isn't always a bad thing. It often indicates that the investor expects higher future growth for a company. In this case, investors are willing to pay a premium. Premium मतलब ज्यादा देंगे, अरे ज्यादा दे मतलब कंपनी तो सिर्फ $5 कमा के दे रही है, लेकिन मार्केट तो उसका $150 में बिक रहा है, मार्केट $150 कमा के दे रहा है, इसका मतलब इन्वेस्टर $150 देने को रेडी है। इसका एक एग्जांपल और मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने एक शेयर मार्केट में निकाला $20 का। अरे जब कंपनी शेयर निकालती है तो सस्ते में निकालती है ना, मार्केट के भाव से थोड़ी ना निकालती है। कंपनी ने सोचा, जो शेयर एक बार कंपनी ने शेयर इशू करा, सोचो उसको पैसे की जरूरत है, तो उसने शेयर इशू कर दिए, एक शेयर उसने इशू करा $20 में, ठीक है। अब वो क्लोज हो गया, अब इन्वेस्टर लेट हो गया, अबे यार कंपनी ने शेयर निकाला था, मैंने नहीं सब्सक्राइब करा, अब उसको मार्केट के रेट से खरीदना पड़ेगा। मार्केट में कितना चल रहा है, $50। आप बोलोगे है कंपनी ने तो $20 में निकाला था, कब मार्केट की 50 की निकाल रही है। सीधी बात है, मार्केट में आ गया तो फिर इकोनॉमिक्स काम करेगी, क्यों, हो सकता है उसकी हाइप बहुत ज्यादा हो, पागल हो लोग इस शेयर को खरीदने के लिए। तो भाई जैसे टेक कंपनीज में ना, आपको
जो इन्वेस्टर पागल होता है बेटा, जब एक इंडस्ट्री का मैं आपको एग्जांपल अगर देना ही है तो मैं टेक कंपनीज का एग्जांपल देता हूं, उसके लोग पागल है उसके लिए खरीदने के लिए, मतलब इन्वेस्टर उसके लिए प्रीमियम देने के लिए भी रेडी है, प्रीमियम भी देगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा खर्च कर देगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसका पीई रेशियो ज्यादा है। मैंने आपको उसका एग्जांपल समझा दिया, ठीक है। क्यों होता है ऐसा होता है, क्यों लोग प्रीमियम देने के लिए रेडी हैं? बिकॉज दे बिलीव इट्स अर्निंग विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन द फ्यूचर जस्टिफाइंग द हायर प्राइस टुडे। भाई साहब आज कोई नहीं, मैं ज्यादा में खरीद लेता हूं, आगे इसका प्राइस और ज्यादा होने वाला है। क्यों? क्योंकि आगे जो मार्केट होने वाली है उसके लिए ये सीरियस है, ये कंपनी एआई के लिए सीरियस है, इसलिए टेक कंपनी में पैसा लगाया जा रहा है, सीधी बात है, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन मतलब जैसे अगर आप अपना रेशियो पिछले सालों से कंपेयर करो, अपना ही रेशियो आप दूसरे इंडस्ट्री से कंपेयर करो, और भी पैग रेशियो से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अपनी ही सेम रेशियो को, पीए रेशियो माइट बी हाई फॉर अ यूटिलिटी बट एवरेज फॉर अ फास्ट ग्रोइंग टेक फर्म। मैंने आपको पहले ही बोला, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के केस में ये 30 ठीक है, बढ़िया है, लेकिन एवरेज इंडस्ट्री के लिए इट्स अ लो रेशियो। बेटा उनकी एवरेज अब 30 भी नहीं रही है, ये तो पुराने बात होगी, अब 30 भी आजकल की अगर आप टेक कंपनीज के पीई रेशियो निकाल के देखो 50 ऑन एन एवरेज आ रही है, 50, ठीक है। कंपेयर इट टू द कंपनीज हिस्टोरिकल पी रेशियो, अपने ही पिछले साल के रेशियोज को आप कंपेयर करोगे, यार हमारा पिछले साल पी इतना था, अब इस साल इतना है, क्या हो गया, इतना पी ज्यादा इस साल है, इस साल पी रेशियो इतना कम क्यों हो गया, पिछले साल तो बहुत ज्यादा था, मतलब ये हो सकता है। अब आपको फैक्ट दिमाग लगाना है, या तो न्यूमरेटर अमाउंट में गड़बड़ है, मतलब आपका या तो मार्केट प्राइस नीचे जा रहा है, आपका पीई रेशियो सोचो पिछले साल ज्यादा था, इस साल कम है, तो क्या ऐसे फैक्टर्स हो गए कि इस साल आपको पी रेशियो नीचे जा रहा है? हो सकता है आपका जो एनपीएस है, मार्केट प्राइस जो है आपका, वो बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है, मतलब नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स पे आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा। हो सकता है आपकी ईपीएस बहुत ज्यादा बढ़ रही है और मार्केट प्राइस आपकी इतनी नहीं बढ़ रही, इसका मतलब आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड है। इसका मतलब ओवर वैल्यू का केस मैंने आपको बताया, ओवर वैल्यू का केस तब होता है जब आपकी ईपीएस मतलब आपकी कंपनी कम कमा रही है लेकिन आपकी मार्केट में वर्थ बहुत है, इसका मतलब आप बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड हो। लेकिन एक अंडर वैल्यूड भी होता है, अंडर वैल्यूड मतलब आपकी कंपनी बहुत ज्यादा कमा रही है, मतलब फुल अर्निंग्स है, कंपनी फुल पोटेंशियल आपको बहुत ज्यादा एक शेयर पे कमा के दे रही है, लेकिन आप देख रहे हो यार है मार्केट में इसकी कोई हाइप ही नहीं है, लोग पागल ही नहीं। आप बोलोगे हैं मैंने इस कंपनी का शेयर खरीदा है, मुझे तो ये कंपनी बहुत सही लग रही है, इतना ज्यादा कमा के दे रही है, अंडररेटेड है मतलब ये कंपनी। आप बोलते ना यार ये देखिए गाना एक अंडररेटेड है, ना बढ़िया गाना है यार, लेकिन लोगों को इस गाने के बारे में पता ही नहीं। ऐसा यही आपके साथ भी है, ऐसा होता है, एक शेयर पे आपने पैसा लगाया, कंपनी ने आपको शेयर पे नेक्स्ट लेवल पैसा कमा के दिया, लेकिन आप देख रहे हो दूसरे लोगों को इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है उस शेयर की। अब नॉलेज ही नहीं है तो मार्केट में हाइप नहीं है, मार्केट में हाइप नहीं है तो उसका मार्केट प्राइस कुछ खास नहीं है, नीचे है, कुछ ज्यादा नहीं है जिस हिसाब से इसकी अर्निंग है। आप देख रहे हो $5 वाले शेयर, $5 वाले अर्निंग कितने, $150 मार्केट प्राइस चल रहा है, ये मुझे $20 अर्न करके दे रहा है और इसकी मार्केट वैल्यू कुछ है ही नहीं। इस स्टॉक को बोलते हैं अंडर वैल्यू या अंडररेटेड स्टॉक, ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसको भी मैंने आपको बताया, तो ये कुछ आप चीजें यूज कर सकते हो, आप अदर मेट्रिक्स भी यूज कर सकते हो जैसे पेग रेशियो। अभी पेग रेशियो मैंने आपको बताया ना, देखो मैं अभी आपको यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता, मुझे इसमें थोड़ा सा आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट पढ़ाना है। आई नो मुझे आपको पता है कुछ स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा, लेकिन मैं दूसरे स्टूडेंट्स को जैसे फॉर एग्जाम्पल +2 जो करके आए उनको भी मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग के कोर्स के लिए बोलते थे मैं जीरो नॉलेज लेके चल रहा हूँ, आपको अगर जीरो नॉलेज है, ठीक है, तो मुझे पहले थोड़ा सा टाइम वैल्यू पढ़ाना, मुझे पढ़ाना आपको पेग रेशियो, मैं आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा ताकि आपको एक एनालिसिस आ जाए, कहां पे सेक्शन बी में एक बार मैं आपको टाइम वैल्यू पढ़ा दूं, ठीक है, तो वहां पे आपको ऑन डिटेल समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स आज जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया वो पेग रेशियो, उसका एनालिसिस, उसका कंपैरिजन विद एग्जांपल्स के साथ पढ़ाया, पीए रेशियो, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपको इसका इन डिटेल बेनिफिट्स और लिमिटेशंस पढ़ाने वाला हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पेपर में आते ही आते हैं। ऐसे कोई बहुत कम अटेम्प्ट्स हैं जिसमें वो पीई रेशियो के एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस ऐसे क्वेश्चन में नहीं पूछता, उसमें भी आ सकते हैं एमसीक्यूज में, फ्रीक्वेंसीज की ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है आप एक बार उसकी रीडिंग करिए ताकि ताकि आपके पास उसकी टेक्निकल नॉलेज आने वाले हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।